अब हम देखेंगे छठी सदी ईस्वी पूर्व की राजनीतिक दशा। इसी के समय पर 16 महाजनपद का एक उद्यम होता है। उसी में एक शक्तिशाली महाजनपद था, एक मगध, जिसका नाम मगध था। मगध में ही देखेंगे, क्रम से हम पढ़ेंगे। हिरण्यक वंश आता है, शिशुनाग वंश आता है, नंद वंश आता है, मौर्य वंश आता है, शुंग वंश आता है, कौरव कौरव वंश आता है, सातवाहन वंश आता है। ठीक है। अ, अब इसी मौर्य वंश के बीच में ही देखेंगे, जैसे नंद वंश आता तो उसी समय इसका जो सिकंदर था उस समय आक्रमण हो जाता है। फिर मौर्य वालों ने उसको हरा दिया था। ठीक है। अब देखते हैं प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? तो छठी ईस्वी पूर्व के शताब्दी में हुआ था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। देखो, बिंबिसार एक हर्यक वंश का संस्थापक भी है। इसने अपनी राजधानी जो राजगृह किया था। ये बिंबिसार एक बौद्ध धर्म को मानता था। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का क्या नाम था? अस्कम। ये दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था। 16 महाजनपद थे। अगर ज़्यादातर महाजनपद दिखेंगे तो अपने इधर कौशाम्बी, श्रावस्ती, मथुरा, तक्षशिला, विजयनगर, उज्जैन, राजगिरी अपने साइड, मतलब मध्य भारत में देखोगे तो अपना यूपी बिहार ज़्यादा थे। नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो मौर्य वंश ने। जैसे देखो, हमने बताया था हिर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, नंद वंश, फिर इसके बाद मौर्य वंश। इसका जब देहांत होता है, मतलब आखिरी, तो नंद वंश के संस्थापक आखिरी जो था, तो इसके बाद मौर्य वंश आ जाता है। तो अगर पूछेगा मौर्य वंश के बाद देखेंगे तो शुंग वंश। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? उदयी ने। जो बिंबिसार का पुत्र का नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिताजी का, यानी कि बिंबिसार का हत्या कर दिया था। इसलिए अजातशत्रु को हम प्रीतहंता भी कहते हैं। फिर उसके बाद अजातशत्रु का बेटा कौन था? उदयीन। उदयीन ने भी अपने पिता का हत्या कर दिया था। जैसा करोगे वैसा आप फल पाओगे। है इतिहास, देखो हमें यही सिखा रहा है और सिखाता भी है। इतिहास से बहुत चीज़ सीखा जाता है। इतिहास में होने वाला घटित आप उसको पढ़ो, फिर इसके बाद समझो अपने अपने जीवन में उससे कुछ सीखो, बदलाव करो। अच्छा चीज़ हो अच्छा चीज़ को लो, बुराई हो अब बुराई से देख तो कितना नुकसान भी हुआ है। पहली बात तो एकता नहीं थी, तभी हम लोग अंग्रेजा का शासन किए थे। ये चीज़ होना चाहिए। आज भी हमारे परिवार में वही चीज़ होना चाहिए, परिवार में भी वही चीज़ होना चाहिए। कोई बाहरी आदमी आता है तो आपके किसी एक से चुगली करने लगता है तो आप भी बड़ा मजा लेने लगता है, अरे हाँ भैया ऐसा नहीं, ये बाटा क्या करवा है। तो ये कमजोरी, अगला इंसान आपको कमजोरी पहचान रहा है और उसी से मैं उसको भगा दो, पक जाए। तो उससे क्या मतलब है? हमारा परिवार है तो उससे क्या मतलब? तू कौन हुए जाने वाला, मजा लेने वाला? वो समझ जाएगा कि नहीं एकता है। तो उदयन को हो गया। हाँ, वासव दत्ता की कहानी। उदयन किस स्थान विशेष से संबंधित है? तो उज्जैन से। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में नंद वंशी शासक धनानंद का शासन था। जब सिकंदर भारत पर जब आक्रमण करता उस समय मगध का राजा ना, उसमें मगध का राजा कौन था? धनानंद था, जो कि नंद वंश का था। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक को किसने अपने दरबार में स्थान प्रदान किया था? तो बिंबिसार ने। ये हमने बताया था कि बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म को मानने वाला था। प्राचीन स्थान श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था? तो अर्धचंद्राकार था। मगध के किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं भी अपने पुत्र के द्वारा मारा गया? देखो, अजातशत्रु ऐसा था जो अपने पिता यानी कि बिंबिसार का हत्या कर दिया था। बिंबिसार वो था जो हिरण्यक वंश का संस्थापक था। फिर इसका पुत्र, अजातशत्रु का पुत्र कौन था? उदयीन था। अभी उदयीन भी अपने पिता को मार दिया था। जब अपने बाप के मर लेते तो मरीबे करबे, जैसन करवा तो भोगबा करवा। सिकंदर और पोरस की सेनाओं के मध्य किस नदी के तट पर हुआ था? तो झेलम नदी के बीच पर हुआ था। पोरस काफ़ी शक्तिशाली और बहादुर ऐसा योद्धा था।
सिकंदर इतना विशाल सेना था ना कि इसको देख कर तो कई के राजा उसके में सम्मिलित हो जाते, हार मान लेते, पर पोरस में ऐसा नहीं था। उन्होंने काफ़ी बेजोड़ युद्ध लिया और आखिरी दम तक लड़ा था। सिकंदर खुश भी हो गया, वाह लड़ा लड़ा। किस शासक को दूसरा परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता था? महापद्मानंद को। महापद्मानंद ही नंदवंश का संस्थापक था, इन्होंने ही स्थापित किया था। ये देखते हैं 16 महाजनपद, 16 महाजनपद और उनकी राजधानी। अंग, अंग इनकी राजधानी कहाँ थी? चंपा। मगध, मगध का राजगृह। मल्ल, कुशीनारा यानी पावापुरी। काशी का वाराणसी, आप जानते हो काशी, वाराणसी। अब तो वाराणसी जिला है, वाराणसी बनारस। पहले महाजनपद ये था काशी महाजनपद, यहाँ पर भाई। कौशल, श्रावस्ती, अयोध्या। पांचाल, उत्तरी पांचाल एवं दक्षिणी पांचाल। कुरु, इंद्रप्रस्थ, वज्जी, विदेह यानी एवं मथिला। मत्स्य का विराटनगर, वत्स का कौशाम्बी। सूरसेन का मथुरा, चेंदी का सोथिबस्ती सुक्तिमती। अस्कम का पोतन, यही वो था कि जो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। अवंती, उत्तरी अवंती एवं दक्षिणी अवंती यानी कि उज्जैन अपने। गांधार का तक्षशिला, आज तो पाकिस्तान में है। कंबोज, हाटक यानी कि जो कि वर्तमान में कश्मीर में। ठीक है। हिर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नाग दशक था हिर्यक वंश का। इसके हिर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, इसके अंतिम शासक नाग दशक सा। इसी की हत्या कर का मतलब इसी को हराकर इसके बाद कौन आया था? शिशुनाग वंश आ गया था। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? अवंतिका था। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुए थे? बेबीलोन में हुआ था, 332 ईस्वी पूर्व में हुई थी। ग्रीक लेखकों ने किस शासक का उल्लेख अग्रमीज एवं जैनद्रमीज के नाम से किया था? धनानंद का। ग्रीक लेखकों ने। आगे देखते हैं सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखकों का विवरण। ये देखते हैं। पहला लेखक, समय, प्रमुख रचनाएं, महत्वपूर्ण साक्ष्य। अरिस्टोब्यूलस, इनका समय 337 से लेकर 326 ईस्वी पूर्व तक। प्रमुख रचनाएं, युद्ध का इतिहास। एरियन एवं प्लूटार्क ने अपनी रचनाओं का आधार बताया था। ओनोसेक्रिटस, इसका क्या था? 337 से लेकर 326 ईस्वी से। सिकंदर की जीवनी, सिकंदर की जीवनी ये इसका मतलब होता है समकालीन यूनानी लेखक थे। सिकंदर जब जीवित था उसी के समकालीन थे। मतलब जैसे आज यूपी का मुख्यमंत्री देखो कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। बिहार का मुख्यमंत्री देखोगे तो कौन है? नीतीश जी है। तो अगर 10 साल बाद, अगर मैं सन 2035 में अगर हम कहेंगे कि मुख्यमंत्री जब थे हमारे नीतीश जी, तो उनके समकालीन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था? तो हम बताएंगे कौन था? योगी जी। अब देखो, ओनो का किया था, सिकंदर की जीवनी पर लिखा था। यह जहाजी बेड़े का चालक था, जो महत्वपूर्ण साक्ष्य था, उसमें काम करता था। निर्याकश 337 से लेकर 326 ईस्वी पूर्व में। स्टेबो एवं एरियन वितरण, ये सिकंदर जहाजी बेड़ की एडमिरल था। ये सिकंदर के जहाजी बेड़े का एडमिरल था। ये सिकंदर जहाजी बेड़े का चालक था, ये एडमिरल था, सेना था, मतलब प्रमुख था। एडमिरल तो आज एयरफोर्स में यूज होता है, चाहे नेवी में, पोस्ट का नाम है, रैंक का। बौद्ध ग्रंथ अंकुतर निकाय, देखो बौद्ध ग्रंथ हम पढ़े थे तो वहाँ पर हमने बताया था अंकुतर निकाय, शायद उसमें नहीं दिया था, मैं बता रहा हूँ। हाँ, जैन धर्म में दिया था कि भगवती सूत्र ना, इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो पूछ सकता है कि 16 महाजनपद का उल्लेख बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में मिलता है? तो अंकुतर निकाय में। जैन धर्म के किस ग्रंथ में मिलता है? तो भगवती सूत्र के।
ठीक है, आप देख लेना इसमें से ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप देख लेना, क्योंकि अगर यूपी बिहार का आप कोई भी स्टेट एग्जाम देंगे तो पूछ सकता है आज के वर्तमान जिला पहले किस महाजनपद के में था। तो आप देख लेना कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे मगध देख लेना, मल्ल देख लेना, काशी देख लेना, श्रावस्ती, अयोध्या, कौशल देख लेना, उत्तरी पंचाल में करु विदेश, मिथिला, वज्जी देख लेना, विराटनगर, जयपुर, ये नहीं, ये हटाओ, मस्क, मध्य नवद, कौशाम्बी, ये देख लेना, मथुरा, सूरसेन देख लेना, अंग का देख लेना, तक्षशिला वाला देख लेना, तक्षशिला का अंदर काम खत्म, बस। ठीक है, तो सबसे शक्तिशाली कौन था? मगध वाला था, इसी पर सारे हुए थे, सारा युद्ध तो यहीं के राजा तो पूरा जाकर पूरा अखंड भारत बना दिए थे। यहीं पर था एक शेर, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, भाई गर्दा कबाड़ दिया था। कौन कौन शुरुआत में देखोगे, और शुरुआती देखोगे तो हिर्यक वंश, फिर इसके बाद शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, शुंग वंश, करोड़ वंश, इसके बाद सातवाहन वंश आता है। अगले वाले में हम देखेंगे मौर्य का, मौर्य के इतिहास पढ़ेंगे, फिर इसके बाद मौर्योत्तर काल, फिर इसके बाद गुप्त काल, फिर इसके बाद गुप्तोत्तर काल। इसी तरह हम कंप्लीट करते चलेंगे एक एक टॉपिक। अगर आप ये तो मान लो एनसीईआरटी सारे एक शॉर्टकट में दे दिया है, पर बेस्ट दिया है भाई, बेस्ट दिया है। प्रीवियस ईयर में आप कोई भी एग्जाम लगा हुआ है, यहाँ से सवाल मिलता है। इसमें छोटा में देकर अच्छा रिजल्ट देता है, तो काफ़ी बेहतरीन बुक है। इतिहास के लिए एक विशेष कोई भी, जैसे हम मानते हैं कि खान सर का भी बेस्ट है, और भी बहुत सारे, खान सर का हो गया, चाहे कोई भी पब्लिकेशन का उठा लेते हैं, वहाँ से भी इतिहास का अच्छा दिया रहता है। हम सोच रहे हैं कि जैसे इतिहास का हो गया, इतिहास का उसे खान सर का जो इतिहास का आता है बुक, वहाँ से ऐसे ये PDF द्वारा उसको भी हम समझाते हैं कहानी के माध्यम से। काफ़ी अच्छा बुक है उनका, इसलिए मैं कह रहा हूँ काफ़ी बेहतरीन बुक है, क्योंकि जब उनका आप पढ़ेंगे, वैसे नॉर्मली पढ़ेंगे ना, तभी आपको पूरा कहानी आपके दिमाग में बैठ जाएगा। किताबी भाषा नहीं है, किताबी भाषा नहीं है कि आपको समझने के लिए फिर दूसरे लोगों का सहायता भी लेना पड़े। आप भी आराम से पढ़ सकते हो, मैं वैसे यहाँ पर करवाऊँगा, वरना आप भी बुक खरीद कर आप स्वयं पढ़ सकते हैं। ठीक है, जय हिंद।